हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हम लेकर आ गए हैं आपके आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। दोस्तों यह कोई आम टेस्ट सीरीज नहीं है, वह अपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जैसे दृष्टि आईएएस, पीडब्ल्यू या ध्येय आईएएस जैसे जीएस वर्ल्ड, इन सभी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं इन्हीं के स्रोतों से दोस्तों बनाया गया ये सभी के सभी प्रश्न हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा धार लगाएंगे। दोस्तों अगर आप पूरे प्रश्नों को एनालिसिस करते हैं तो आप बहुत सारा फैक्ट कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है। करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि जो आपको स्टैटिक्स पूछा जा रहा है वो अभी करंट अफेयर्स से जोड़कर ही पूछा जा रहा है। जो चीज़ें ज़्यादा चर्चा में रह रही हैं उसी से चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आपकी तैयारी में दोस्तों जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज देने वाला करंट अफेयर्स। तो दोस्तों इसीलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ ना कि पढ़े वही जो पेपर में छपे। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ मार्केट में आपके सामने है, बहुत कुछ आपके सामने विकल्प है, लेकिन आप वही पढ़ें जो आपकी दोस्तों तैयारी में धार लगा सके, जो पेपर में आपको इंटरेक्ट करा सके। तो चले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है बिहार में शराबबंदी के बाद शराब के विकल्प के रूप में दुरुपयोग के कारण चर्चा में रहा कोडीन। कोडीन आप लोग खूब सुने होंगे, अभी यूपी में चर्चा में था। तो कोडीन मुख्यतः किस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये कोडीन जो होता है, जो खांसी वाले सिरप होते हैं उसमें थोड़ा सा दर्द से राहत देने के लिए दोस्तों जो कोडीन होता है, जो मार्फिन से प्राप्त एक जो नेचुरल ओपियोडिक दवा है, वो वही जो है उसमें खांसी वाले सिरप में मिलाया जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में मिलाकर इसका शराब के विकल्प में लोग दुरुपयोग कर रहे थे नशे के रूप में। तो ये कह रहे हैं किस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता था? तो ये खांसी एवं दर्द निवारण के लिए प्रयुक्त होता था, जिसका लोग शराब के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने लगे। क्योंकि बिहार में शराब बंद है तो ये बड़ी मात्रा में ये मिलावट होने लगी और उसके विकल्प में लोग करने लगे, तो स्वास्थ्य पर उन पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा। तो अभी बहुत ज़्यादा पकड़ा गया था, आप लोगों को पता होगा यूपी में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें नाम आ रहा था। तो चले हम आगे देखते हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग अगर दूसरा वाला देखेंगे तो यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़, सबसे पुराना बरगद का पेड़ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पुराना बरगद का पेड़ है जो 700 वर्ष पुराना माना जाता है वृक्ष, तो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। मुंगेर जिले में दोस्तों ये है। तो अभी ये चर्चा में आया था, अभी जो उत्तर प्रदेश की एक संस्था है दोस्तों बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान जो लखनऊ में है, तो वही ने इसका रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के माध्यम से इसकी एज की गणना किया है जो 700 वर्ष पुरानी है। और एक बात और जान लीजिए, यह लगभग ये 100 मीटर के परिधि में यहाँ पर फैला हुआ है। जैसे यहाँ पर वृक्ष है तो इसके यहाँ पर 100 मीटर की परिधि में यह फैला हुआ है। तो इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा भारी है, इतना पुराना है। तो मुंगेर जिले में है बिहार के, ये याद रखे रहेंगे आप। आगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तीसरे वाले में जो पूछा जा रहा है आपसे, जून 2026 के अंत तक उत्तर बिहार का पहला डॉपलर वेदर रडार। तो क्या है यहाँ, क्या आपसे पूछा जा रहा है? जून 2026 के अंत तक उत्तर बिहार का पहला डॉपलर वेदर राडार। ये डॉपलर वेदर राडार क्या होता है दोस्तों? ये जैसे मौसम का पूर्वानुमान करना, आंधी तूफान कब आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, किस दिशा में आ रही है, वर्षा कब होगी, इन सब का यहाँ पर दोस्तों अनुमान लगाने के लिए लगाया गया है। उत्तर बिहार का अगर हम लोग पूरे बिहार को उत्तर दक्षिण में बांट दें तो उत्तर बिहार का पहला है, लेकिन पूरे बिहार का अगर हम बात करें तो 2011 में एक पटना में लगाया जा चुका है। तो पूरे बिहार की बात करें तो बिहार का यह दूसरा हो जाएगा, लेकिन उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार का ये पहला है। तो ऑल ओवर बिहार का तो 2011 में भी पटना में यहाँ पर इसका पहला डॉपलर वेदर राडार लगाया जा चुका है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होंगे। अगर पूरे बिहार का अगर पूछेगा तो ये दूसरा हो जाएगा और उत्तर बिहार का पूछेगा तो पहला। तो ये कहाँ लगाया गया है दोस्तों अभी ये? तो ये कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया है यहाँ पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्णिया में जहाँ से पप्पू यादव सांसद हैं वहाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे यहाँ हम लोग देखें अगर चौथे वाले में, तो यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में नागरिक प्रतिक्रिया यानी सिटीजन फीडबैक की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर पटना का स्थान क्या रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा, क्योंकि मैं कई बार आपसे बता चुका हूँ
कि हमें उत्तर से ज़्यादा प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। हम अगर प्रश्न को समझ गए तो उत्तर बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 जो हुआ उसमें नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर से पटना का स्थान कौन सा रहा। नागरिक प्रतिक्रिया का स्थान दोस्तों ये है कि जनता से सीधे बात किया गया और जनता से फीडबैक लिया गया कि आपके यहाँ साफ सफाई का लेवल कैसा है, कि कितने दिन पर आपके यहाँ सफाई होती है, कितना कूड़ा कचरा वाले साफ सफाई करने वाले लोग आते हैं, जनता के फीडबैक के आधार पर। तो ये पटना तीसरे स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगर पहले स्थान पर बात करें तो पहले स्थान पर दोस्तों यूपी का लखनऊ रहा था, और दूसरा वाला बात करें तो दूसरा वाला मध्य प्रदेश का इंदौर रहा था, और ये तीसरा वाला में तो अपना ये बिहार का पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। आगे यहाँ पर अगर आप पांचवा वाले को देखिए तो यहाँ इसमें कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में बियाडा की परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत की गई नई मखाना प्रसंस्करण इकाई बिहार के किस जिले में स्थापित की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बिहार के, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ये बिहार के दरभंगा जिले में स्थापित की गई है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ बियाडा का मतलब क्या हो गया दोस्तों। बियाडा का मतलब है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों इसी ने एक मखाना आप लोग जानते हैं कि जो बिहार में लगभग 85% ये तो मखाना जो है बिहार में ही पाया जाता है। तो और 2022 में जीआई टैग भी मिल चुका है मखाना को। तो यह मखाना की नई यूनिट लगाई गई है यह बिहार के दरभंगा ज़िले में, याद रखना इसे। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो छठवें वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है एनआईटी का मतलब दोस्तों क्या हो गया यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में स्थापित किए जाने वाले भारतीय ज्ञान परंपरा अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ आप ये समझिए पहले क्या कह रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुसंधान केंद्र, यानी जो हमारी पुरानी ज्ञान परंपरा थी विज्ञान से संबंधित, जैसे धातु कर्म, जल प्रबंधन, खगोल, ये सब जो थी उसको दोस्तों फिर से उसको पुनर्स्थापित करना। तो यही बात है यहाँ पर, भारतीय ज्ञान प्रणाली में छात्रों को जोड़ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखें, यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर सातवें वाले में ब्रांड बिहार का नेतृत्व कौन करेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि आखिर ये ब्रांड बिहार है क्या, यानी बिहार को एक ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट करना। जैसे अभी बिहार की छवि बहुत ज़्यादा ये गुंडागर्दी वगैरह में था, तो बिहार को यहाँ पर एक तरीके से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि बिहार में बहुत अच्छा माहौल है, आइए इंडस्ट्री लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे, माहौल देंगे। तो इस तरह का प्रचार करना, इसी को ब्रांड बिहार कहा जा रहा है। तो इसका नेतृत्व कौन करेंगे, प्रत्यय अमृत करेंगे। ये प्रत्यय अमृत कौन है दोस्तों, 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं बिहार में, जो नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय अधिकारी यही थे। इसे कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार के जो है पूरे कार्यकाल का मतलब असली प्रणेता यही थे, प्रत्यय अमृत। ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर हम लोग देखें साथियों, यहाँ तो आपसे पूछा जा रहा है ब्रांड बिहार मेष योजना। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, ब्रांड बिहार मेष योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। तो पहले आप यह थोड़ा सा समझ लेंगे कि आखिर ये ब्रांड बिहार मेष योजना है क्या। तो मेष योजना के अंतर्गत दोस्तों जैसे मांस, मछली, अंडा, ये सब का दोस्तों मार्केटिंग को बढ़ावा देना है, पशुपालकों की, जो पशुपालक हैं उनकी इनकम को बढ़ाना है। तो इसी को ब्रांड बिहार मेष योजना नाम दिया गया है। तो ये संचालित की जा रही है, तो किस विभाग के द्वारा ये संचालित की जा रही है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा। आगे देखा जाए अगर यहाँ पर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना यानी बिहार गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कैशलेस का मतलब क्या है, बिना पैसा का आपका इलाज हो जाएगा। किसका होगा, जैसे जो नेता वगैरह हैं, पेंशन भोगी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन सब का बिना पैसे के यानी फ्री में इलाज करवाना, ये है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी होगा। आगे अगर देखा जाए यहाँ 10वें वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है, देखें थोड़ा ध्यान से, बिहार रैयत भूमि क्रय नीति। रैयत का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ रैयत का मतलब हो जाता है जैसे किसान हो गया, जैसे आप रैयत वाली व्यवस्था पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो यही है। तो बिहार रैयत भूमि क्रय नीति 2026 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है।
तो ग्रामीण जो क्षेत्रों में, जैसे अभी आपके गांव से कोई अभी हाईवे निकलने लगेगा तो उसका रेट आपकी भूमि का कैसे निर्धारण करेगी सरकार? तो बिहार में सरकार ने कहा कि जो वर्तमान बाजार मूल्य है उससे 4 गुना रेट पर हम आपको देंगे। तो बिहार दर का 4 गुना, बाजार मूल्य का 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी। अभी यूपी में भी यही है कि जितने मार्केट में जितना आपके ज़मीन का रेट है उससे 4 गुना देगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए यहाँ पर देखें 11 में जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। बिहार में पीईबी फैब्रिकेशन सामग्री निर्माण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। इस समय ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, खास करके जब से ये कहा जाता है कि आप नौकरी को छोड़िए, कुछ अपने मन से करिए। तो पीईबी का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये हो जाता है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग और फैब्रिकेशन का मतलब जानते हैं कि ऐसे लोहा, लक्कड़, टीन, स्टील, ये सब का सामान बना देना, जैसे आप वेल्डिंग करना, काटना, जोड़ना, खिड़की दरवाज़ा बना देना, इन सबको फैब्रिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग फैब्रिकेशन सामग्री निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है, तो ये कहाँ स्थापित की जा रही है साथियों? तो ये यहाँ पर मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बिहार के मुजफ्फरनगर में। तो इससे क्या होता है दोस्तों, बने बनान जैसे एक सांचा हो गया। आप जैसे कोई पिलर ढाल रहे हो, सरिया ले आकर बनाओगे, बहुत समय लगेगा, तो वहाँ से आप बने बनान लेकर चले आओ, वहाँ पर सरिया ढांचा सिर्फ आप अपने छत पे लगाकर मसाला से ढाल दो। तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं। तो इसकी जो यूनिट लगाई जा रही है बिहार के मुजफ्फरनगर में। आगे यहाँ पर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है बिहार का पहला एआई आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो साइबर आपके, यानी आपके साथ साइबर धोखाधड़ी होता है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन कॉल सेंटर नंबर जारी किया गया है। तो यह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, यह आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बड़े ही आसानी से आप इसका बता दोगे तो मेरे भाई यह बिहार में ही है। तो क्योंकि ऐसे प्रश्न आप अगर नहीं आ रहा है तो आप जिस स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, स्वाभाविक सी बात है कि उन्हीं स्टेट से रिलेटेड ये पूछा जा रहा होगा। तो आप यहाँ पर तुक्का थोड़ा सा ऐसे लगा दोगे तो भी 80% चांस रहता है कि आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखें 13 वाले में, यहाँ पर कह रहे हैं कि बिहार ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना वार्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार किस योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है? तो दोस्तों बिहार की जो ग्रामीण बैंक है उसने अटल पेंशन योजना वार्षिक उत्कृष्ट पुरस्कार किस योजना में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया है? तो मेरे भाई अटल पेंशन योजना में ही किया होगा तभी मिला ना, तो नाम से ही दे दिया है। तो आप आराम से पता कर लेंगे, जो APY का फुल फॉर्म जानता होगा वो बड़े आसानी से कर लेगा इसे। आगे चले हम लोग देखते हैं, एक से बढ़कर एक प्रश्न है यहाँ पर। सारे के सारे महत्वपूर्ण संस्थाओं के जो स्रोत हैं उन्हीं से बनाए गए हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है? तो किसे अनुशंसा की गई है यहाँ पर जो पूछा जा रहा है? तो दोस्तों मीनाक्षी को। कहाँ है मीनाक्षी? MN राय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। मीनाक्षी MN राय जो है दोस्तों, इसके 48वीं न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की इनको अनुशंसा की गई है। अभी दोस्तों ये सिक्किम हाई कोर्ट के दोस्तों न्यायाधीश पद पर वहाँ पर नियुक्त थी। तो वहाँ पर यह मतलब पहली महिला थी सिक्किम में उस पद पर रहने वाली। तो न्यायमूर्ति संगम साहू का स्थान लेंगे ये अभी जो हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो बिहार विधान परिषद में, देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रश्न है। बिहार विधान परिषद में आप लोग जानते हैं जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है वैसे राज्यों में विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद में मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए मुख्य सचेतक क्या होते हैं। किसी पार्टी का मुख्य सचेतक क्या होता है? वो ध्यान रखता है पार्टी और नेता के बीच का एक कड़ी होता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, नियम रूल फॉलो कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को वहाँ पर पार्टी और नेताओं के बीच पकड़ रखता है। तो इसी को मुख्य सचेतक कहते हैं। तो यहाँ पर JDU के विधायक यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसी के दोस्तों ये नेता हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। संजय कुमार सिंह को मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे अगर जरा हम लोग यहाँ पर देखें 16 वाले में आपसे पूछा जा रहा है बिहार कैबिनेट के द्वारा
जो स्वीकृत किया गया है युवा पेशेवर चयन नीति 2026 मुख्यतः किस क्षेत्र में तकनीकी जनशक्ति को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो किसे बनाई गई है? स्वाभाविक सी बात है, आजकल कौन हो सकता है ऐसा, यानी युवाओं को एक पेशेवर के रूप में बनाने के लिए जो ये नीति आई है, तो स्वाभाविक सी बात है वो विज्ञान, टेक्नोलॉजी और यहाँ पर जो तकनीकी शिक्षा विभाग, यही सब होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को आप समझकर, अगर आपको तुक्का ही मारना है तो आंख बूंद कर न मत मारिए। जो लोग कहते हैं हम भगवान का नाम लेकर मार देते हैं, तो मेरे भाई थोड़ा सा सोच कर अगर मारेंगे तो आपके सही होने के चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। बिहार कैबिनेट ने जो 73.45 करोड़ यानी 73.5 करोड़ के निवेश से 60 KLPD क्षमता वाले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना को किस जिले में स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस दिया है? तो यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी एथेनॉल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, देश की सभी गाड़ियाँ गड़गड़ गड़गड़ कर रही हैं एथेनॉल की वजह से, तो यहाँ पर ये आपने खूब चर्चा में देखा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ जो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये पहले आप ये जान लीजिए, यहाँ जो 60 किलो का, यहाँ पर जो 60 KLPD है, इसका मतलब आखिर क्या है? KLPD का मतलब किलो लीटर पर डे, किलो लीटर पर डे, किलो का मतलब होता है 1000, तो यहाँ पर 60 KLPD दिया है, यानी 60 गुणे 1000, यानी एक दिना में इतना एथेनॉल बनाएगा, यानी 60,000 लीटर बनाएगा अगर 24 घंटा ये संयंत्र अगर चलता है तो इतना एथेनॉल बनाने की जो यूनिट है ये कहाँ लगाई गई है, किस ज़िले में लगाई गई है? आपसे उस ज़िले का नाम पूछा जा रहा है, तो कैमूर में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, कैमूर, जो यूपी से नज़दीक भी है। आगे देखें हम लोग यहाँ, तो प्रश्न को जितना अच्छा से आप समझेंगे उतना अच्छा से आप उत्तर दे पाएंगे, आपका उतना अच्छा दिमाग काम करेगा। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़े रहते हैं, लेकिन प्रश्न को हम थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं, इसलिए नहीं कर पाते। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में CISF के नए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए 110 एकड़ भूमि किस जिले में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है? तो आप यहाँ सबसे पहले ये समझ लीजिए कि CISF क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स। इसका एक नए क्षेत्रीय प्रशिक्षण यानी उसके संबंधित एक आपको ट्रेनिंग देने के लिए एक केंद्र बनाया गया है 110 एकड़ की भूमि में। तो ये किस ज़िले में यहाँ पर ये स्वीकृति दी गई है, यहाँ पर ये पूछना चाह रहे थे आपसे। तो किशनगंज, आप लोग किशनगंज देखते होंगे, जो लगभग पश्चिम बंगाल के साइड में है, बिहार उसके बॉर्डर पर पड़ जाता है, बिहार के किशनगंज ज़िले में। तो बिहार का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस समय पूरा बिहार का जो कोर करंट अफेयर है, जो शुद्ध रूप से बिहार से रिलेटेड है, अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, आर्थिक, टेक्नोलॉजी, सारी क्षेत्रों को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक नए वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी कितना करना है। तो अभी दोस्तों बिहार ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन के एक संशोधन नीति बनाई है 2026, उसमें उन्होंने कहा है कि हम 2030 तक अपने कुल इलेक्ट्रिक वाहन को, कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, कुल वाहन का 30% हम लोग करेंगे, यानी जितने वाहन सड़क पर दौड़ेंगे 2030 तक उसका 30% केवल आपका ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने हिस्सेदारी करने की बात की गई है 2030 तक? 30। तो 2030 यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दिए रहेंगे तो आपको भूलेगा नहीं है। आगे अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ साथियों आपको दिया गया है कि 20 वाले में युवा संगम चरण चौथे के तहत बिहार के लिए किस संस्थान को नोडल संस्थान नामित किया गया है? तो किस संस्थान को नोडल संस्थान नामित किया गया है? तो IIT पटना को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी होगा। आगे देखा जाए 21 वाले में जो आपसे पूछा जाए, बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर, बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब जो आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट का आजकल इसी से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर किस वन क्षेत्र को जोड़ता है, यानी कौन कौन से वन क्षेत्रों को ये कनेक्ट कर रहा है ये कॉरिडोर? कॉरिडोर का मतलब ही होता है दो क्षेत्रों को जोड़ना। तो यहाँ पर किससे कर रहा है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो देखें ये जमुई झाझा चकई वन क्षेत्र,
तो यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, यानी जमुई झाझा चकई वन क्षेत्र को यहाँ पर ये कनेक्ट करेगा। कौन कनेक्ट करेगा? प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर। आगे देखें 22 वाले को अगर हम लोग देखें यहाँ, तो बिहार स्वच्छता सर्वेक्षण, सॉरी यहाँ पर लिखा है ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के अनुसार पूर्वी भारत का सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा घोषित किया गया है? तो स्वाभाविक सी बात है, यह पूर्वी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य पूछ रहा है। पूर्वी भारत में जैसे आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, तो ये सब आपके पूर्वी राज्य में आ जाते हैं। तो पूर्वी राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य बिहार को माना गया है। अभी ये ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण यानी गाँव की अगर हम बात करें, वो भी पूर्वी भारत में बात करें, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर आपका ये बिहार आता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। आगे देखा जाए अगर यहाँ देखिए 23 वाले में आपसे क्या पूछा गया है, तो research.com की वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट रैंकिंग 2026 में पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में भारत में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये research.com में दोस्तों अभी ये बताया गया था कि ये दुनिया की जो सबसे बेस्ट साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट वैज्ञानिक की जो रैंक आई है वो भी पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में, तो किसका स्थान है? तो ये स्थान है यहाँ पर, ये तो होगा नहीं, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, और इसके बाद यहाँ पर ये टी.एन. सिंह का नाम आ जाता है। टी.एन. सिंह कौन है दोस्तों? तो ये जो टी.एन. सिंह है ये आईआईटी पटना के डायरेक्टर हैं। जो आईआईटी पटना है, आईआईटी पटना के डायरेक्टर हैं, तो वहाँ पर इनका नाम दोस्तों पहले स्थान पर आया है बेस्ट साइंटिस्ट में, वो भी पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ 24 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है बिहार कैबिनेट द्वारा 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाकर कितना किया गया है? तो महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो ये 60% किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रश्न संख्या हम लोग अगर 25 वाले को देखें, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है बिहार में निफ्टेम की स्थापना के लिए। तो ये निफ्टेम क्या है दोस्तों? निफ्टेम का मतलब ये जान लीजिए, इसे हिंदी में ही राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में अगर कहें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट कहा जाएगा। तो इसकी स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि किस जिले में हस्तांतरित की गई है? तो दोस्तों ये वैशाली जिले में हस्तांतरित की गई है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा, वैशाली जिला में, याद रखे रहेंगे। आगे देखें यहाँ पर बिहार की एकमुश्त यातायात चालान निपटान। तो जो चालान कटता है दोस्तों, ई चालान आजकल आप लोग जानते हैं, सीट बेल्ट पर, हेलमेट पर, ये सब पर जो छोटी छोटी बात पर चालान कट जाता है, हमें बाद में पता चलता है। तो एकमुश्त चालान निपटान योजना के अंतर्गत यातायात जुर्माने पर कितनी छूट दी जा रही है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा बिहार सरकार थोड़ा सा दिमाग लगाई कि बहुत सारे ऐसे चालान होते हैं जो कट जाते हैं, लोग जमा नहीं करते हैं। तो बिहार सरकार ने कहा कि हम भैया आपको अच्छा खासा छूट देने वाले हैं, तो आप इकट्ठा जितना भी आपका चालान बाकी है सब आप अगर जमा करते हैं तो आपको छूट दी जाएगी। हालांकि बड़े जो क्रिटिकल मामले होते हैं उसमें नहीं, आपने किसी को ठोक दिया है या फिर कोई बड़ा आपने गलती किया है उसके लिए नहीं, जो छोटे छोटे सीट बेल्ट, हेलमेट इत्यादि का जो चालान है उस सभी चालान को आप इकट्ठा अगर जमा करते हैं तो उस पर अच्छी खासी छूट मिलने वाली है। तो उस पर कितना मिलेगी दोस्तों? उस पर ये 50% मिलने वाला है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ भी आपका आधे पैसे में काम हो जाएगा। आगे देखा जाए अगर तो 27 में आपसे पूछा जा रहा है बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026 से सम्मानित जया भारती का शोध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जया भारती शोध एक साइंटिस्ट हैं दोस्तों, तो बेस्ट रिसर्च अवार्ड से इनको अभी सम्मानित किया गया है। तो ये जो ग्रीन एनर्जी स्टोरेज मटेरियल है ये उससे संबंधित हैं, हरित ऊर्जा भंडारण सामग्री। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें हम लोग, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई सहयोग हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? तो सहयोग हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर यूपी का पहले 100 था, तो यहाँ इन्होंने 1100 कर दिया, 1000 बढ़ा दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे देखें तो देखें यहाँ पर 29 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है बिहार कैबिनेट द्वारा बिहार सतर्कता अन्वेषण संवर्ग को किस मुख्य बल में विलय करने की स्वीकृति दी गई है? तो यहाँ पर कहाँ पर विलय करने की स्वीकृति दी गई है? तो बिहार राज्य पुलिस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा।
आगे देखें, अगर यहाँ देखें, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे कल्चर से रिलेटेड भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि एनिमेशन फिल्म क्या होता है दोस्तों, ये कोई रिकॉर्डिंग के माध्यम से नहीं बनाया जाता है कि जैसे हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं तो वीडियो कैमरा से उसको रिकॉर्डिंग कर लिया फिर बना दिया। तो ये एनिमेटेड फिल्म क्या होते हैं, ये जो फोटोज़ होते हैं, बहुत सारे फोटोज़ को जोड़कर और उनको बहुत माइनर डिस्टेंस पे रखकर उसको एक तरह का जब जोड़कर बना दिया जाता है, ऐसा लगता है ये वीडियो ही है, लेकिन वो किसी रिकॉर्डिंग के द्वारा नहीं होता है, वह फ़ोटो के एडिटिंग से द्वारा होती है। तो बहुत सारे जैसे आप ही का फ़ोटो अलग अलग पोज में लेकर फिर उन सबको मिला देंगे तो पता चलेगा कि ये डांस कर रहे हैं, लेकिन रियल में वो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, उसको फ़ोटो के माध्यम से जोड़कर बनाया गया है। तो यही है यहाँ पर किस फिल्म को मिला है, यहाँ पर ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनको मिला है ये द वाइल्ड कॉल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। द वाइल्ड कॉल को जो 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है उसमें मिला है। आगे देखें अगर यहाँ, तो बिहार मंत्रिमंडल विस्तार अभी हुआ है, आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोगों का नया जीवन दान मिला, उनको मंत्रालय मिला। और नीतीश कुमार के बेटे को आप लोग जानते ही हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था जिसका बहुत ज़्यादा लोग ट्रोलिंग कर रहे थे। तो इन्हीं के भी नीतीश कुमार के बेटे ही है निशांत कुमार, इनको स्वास्थ्य विभाग मिला है। तो शुरू में तो लोग इनको ट्रोल कर रहे थे, बीच में अभी उन्होंने ऐसी फटकार लगाई थी हॉस्पिटल में डॉक्टरों को, तो बड़ा नाम होने लगा था इनका। तो यही सही है और बाकी ये सब गलत है। नीतीश कुमार को यहाँ कृषि वगैरह मंत्रालय नहीं मिला है, तो नीतीश मिश्रा ये यहाँ पर गलत है। जो विजय कुमार सिन्हा है इनको कृषि विभाग मिला है, और विजेंद्र प्रसाद यादव है इनको वित्त विभाग मिला है। तो ये सब यहाँ पर याद रख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, बिहार सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे जल आधारित परिवहन नेटवर्क के अंतर्गत कुल कितने वाटर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं? तो दोस्तों एक आजकल जो होता है ना कि वर्षा जल को बचाओ, उनको स्टोर करो, जो अपना पानी बचाने से ज़्यादा ये होता है कि हम पानी को स्टोर करें। तो विकसित किए जा रहे जल आधारित परिवहन नेटवर्क के अंतर्गत कुल कितने वाटर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने किए जा रहे हैं? 21, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शहर डिजिटल मिशन के अंतर्गत नागरिकों को कितनी प्रमुख सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी? तो कितनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी यहाँ पर? तो वो 19 कराई जाएंगी। ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि बिहार सरकार 119 करोड़ की लागत से दोस्तों राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की मंजूरी दिया है। इसके शहरी निकाय में दोस्तों ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म वगैरह को विकसित किया जाएगा और नागरिकों को 19 तरह की जैसे संपत्ति टैक्स, व्यापार लाइसेंस, भवन योजना, इन सब के मतलब जो सेवाएं हैं उनको प्रदान कराई जाएगी, जैसे वो जन से सहज जो होता है जन सेवा वाला, उसी तरीके से। आगे देखें यहाँ पर हम लोग अगर देखें, महात्मा गांधी के वैश्विक मानववाद का आधार किन 4 स्तंभों पर निर्मित है? तो दोस्तों महात्मा गांधी के वैश्विक मानववाद का आधार किन 4 स्तंभों पर निर्मित है, ये पूछा जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, गांधी जी का आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे, सत्य, अहिंसा, सेवा और स्वराज, ऑप्शन नंबर ए, यही वो 4 स्तंभ हैं गांधी जी के मानवतावाद को लेकर। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 5वें में जो पूछा जा रहा है, 5 मई 2026 से बिहार के मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास, जिसका नाम पहले था एक अड़े मार्ग, इसका नाम क्या बदल कर रख दिया गया? यानी बिहार के जो मुख्यमंत्री आवास है उसका पहले नाम था एक अड़े मार्ग, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? तो आजकल जानते हैं मोदी के ही तर्ज पर रखा है, जैसे मोदी जी ने अपना सेवा सदन रख लिया, सेवा भवन, तैसे ही यहाँ पर रख लिया गया है। यहाँ पर लोक सेवक आवास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए यहाँ पर हम 36 वाले में देखें तो आपसे पूछा जा रहा है, बिहार कैबिनेट के संबंध में कौन सा निर्णय स्थानीय निकायों में मतदान को अधिक सुलभ बनाने के लिए लिया गया है? तो दोस्तों जैसे होता है ना कि जो अभी स्थानीय निकाय का जो चुनाव होगा, ग्रामीण का, लोकल बॉडीज़ का चुनाव, उसमें चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, आधुनिक और सरल बनाने के लिए कौन सा निर्णय लिया गया? उसमें ई वोटिंग लागू होगा वहाँ पर। उसमें कहा गया कि बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं जो नहीं आ पाते हैं, तो उनको दोस्तों ई वोटिंग कराना, यानी घर बैठे ही उनको मोबाइल से वोटिंग कर सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ई वोटिंग प्रणाली लागू करना। अब ये कितना इसमें
धांधली होगी, कितना पारदर्शी होगा, आप लोग समझ सकते हैं। लोग घर जाकर डरा धमका कर वोट ले सकते हैं इसमें। आगे देखें, बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है। तो अभी बिहार का जो नया नया बजट आया है ताज़ा 26-27 वाला, उसमें उसका आकार कितना है। तो आप लोग को मोटा मोटा इतना तो पता होगा, 3 लाख के आसपास है। तो इतना तो आप जानते होंगे, तो आप इसे और इसे एलिमिनेट कर देंगे, बाकी इसमें 3 लाख कुछ है, इसमें 3 लाख कुछ। तो यहाँ पर आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि 2 हट गए हैं आपके सामने से। अगर आपको क्लियर होगा तो आप कह सकते हो भाई यही 347 वाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी हो जाएगा। आगे जरा देखें हम लोग यहाँ 38 वाले को देखें क्या कह रहे हैं। बिहार बजट 2026-27 में अनुमानित राजकोषीय घाटा जो ग्रॉस स्टेट मतलब यहाँ पर ये राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का लगभग कितना प्रतिशत था। तो कितना प्रतिशत था दोस्तों, लगभग 3%। लगभग 3% का यहाँ मतलब हो जाएगा यहाँ 2.99%। आगे देख लिया जाए अगर, तो बिहार बजट 2026-27 से बिहार बजट 2026-27 में सबसे अधिक विभागीय आवंटन किस विभाग को मिला है। तो दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था बिहार, जो कि कहा जाता है शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा पछड़ चुका है। तो अभी जो ताज़ा बजट आया था उसमें बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा कि वहाँ पर शिक्षा विभाग को बहुत ज़्यादा जो है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज उसी शिक्षा विभाग को दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, किसमें उन्होंने केवल 68,200 के आसपास उतना केवल उन्होंने शिक्षा विभाग को दिया है। आगे देखिए यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान निधि योजना बिहार में शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाएगी। तो कितनी राशि दी जाएगी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या 2,000 रुपया महीना दिया जाएगा। तो ये तो मोदी वाले में मिलता है, ये तो नहीं होगा, ये 3,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 राशि दी जाएगी। तो 2,000 ये तो किस्त में मिलता है, यानी जो 6,000 मिलता है वो तो अलग है, ये 3,000 उसका आधा। आगे देखें, आपसे जो पूछा जा रहा है, बिहार सरकार ने निजी निवेश का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि ये निजी निवेश क्या होता है, कि यानी बिहार सरकार जो है वो अपना पैसा नहीं लगाएगी, वो बाकी जो विदेशी कंपनियां और तरह की प्राइवेट कंपनियां उनसे जाकर कहेगी कि हम आपको उचित माहौल वातावरण दे रहे हैं, आपको सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, आप हमारे यहाँ आइए और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाइए। आपकी इंडस्ट्री लगाने से हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर एक नया मतलब थोड़ा सा जो है हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो यहाँ पर यही है, यानी सरकार अपना पैसा नहीं लगाएगी, निजी कंपनियों का वहाँ पर बुलाकर लगवाएगी। तो यही है, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना वो लगवाना चाह रही है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 50 लाख करोड़ का उन्होंने लक्ष्य रखा है। आगे देखा जाए अगर, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, तो यानी जो नया बजट आता है उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे, कि हमने जो पिछला बजट था उसका हमने कितना खर्च किया, कहाँ किया, कैसे किया, ये सब उसमें डाटा होता है। तो इसके अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई है। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई है, जो सालाना की बात करें तो क्या 52,000, इतना भी कम नहीं, क्या 24,000 या और कम नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं, तो 76,490 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी होगा। अगर हम लोग यहाँ 43 वाले को देख लें, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, वही इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित प्रश्न है। बिहार का सबसे समृद्ध जिला, सबसे मतलब कह सकते हैं अच्छा खासा पैसा वाला सबसे समृद्ध वाला जिला कौन सा होगा। तो मेरे भाई कौन, आप आंख मूंद कर कह सकते हैं भाई पटना ही होगा। बिहार का सबसे समृद्ध, सबसे अमीर वाले शहर में बात आएगी तो पटना का ही आएगा। आगे अगर देख लिया जाए 44 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, वही बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से आ गया प्रश्न। कई सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा जिला है बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2025-26 कि जहाँ जिस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, क्या यहाँ पर अररिया होगा। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, अररिया नहीं है, और यहाँ पर है शिवहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवहर को। यहाँ पर जो बताया गया है कि 76,400 के आसपास यहाँ पर इनकी प्रति व्यक्ति आय बताई गई है सालाना।
आगे अगर देखें हम लोग 45 वाले में, तो यहाँ पर देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का बकाया ऋण 2024-25 में लगभग कितना पहुँच गया है। तो यहाँ पर कितना पहुँच गया है, उसका जो बकाया अपना ऋण है वो आखिर कितना पहुँच गया है, तो ये 3.74 लाख करोड़ पहुँच गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। डाटा को याद रखे रहेंगे, क्योंकि जो डाटा वाले प्रश्न है ये दिमाग से उतर जाता है, तो आप किसी न किसी तरीके से आपको अपने दिमाग में यहाँ पर बैठाना होगा। यहाँ देखिए 46 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2011 के 134 किलोवाट प्रति घंटा से बढ़कर 2024-25 में कितनी हो गई है। तो यहाँ पर 2011 में जो 134 किलोवाट प्रति घंटा था, उससे बढ़कर 2024-25 में यानी इतने समय में अब वो बढ़कर कितना हो गया है, तो ये 374 किलोवाट प्रति घंटा हो गया है। तो यहाँ लगभग दुगना हो गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी होगा। आगे अगर देखें तो वही है, बिहार के बजट से संबंधित सवाल है। 2025-26 का कुल आकार कितना है, तो कुल आकार तो शायद अभी आया था ना, वही वाला 347। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही वाला, क्योंकि सॉरी अच्छा ये 25-26 का पूछा है ना, 26-27 का नहीं। तो अभी 26-27 का था, तो ये तो इतना था ना 347। तो यहाँ पर हमसे ये 25-26 का बजट के आधार पर कुल इसका आकार पूछा जा रहा है। तो इसका आकार 316 था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये, यानी 316, 347, यानी यहाँ पर 30 लाख के आसपास, 30,000 के आसपास करोड़ के ज़्यादा है इसका। आगे अगर देखें हम लोग 48 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो 24-25 के अनुसार बिहार में कितनी विकास दर दर्ज की गई है। तो बिहार में जो विकास दर्ज है वो 14-15 के बीच दर्ज किया गया है। तो कहाँ है 14-15, यहाँ है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, विकास का दर वहाँ पर इतनी है। आगे अगर देखें हम लोग तो 49 वाले में देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, कैग की रिपोर्ट। कैग आप लोग जानते हैं, यहाँ पर कैग की जो रिपोर्ट आई है 2023-24 के अनुसार बिहार अपने बजट का कितना प्रतिशत ही उपयोग कर पाया। तो यहाँ पर ये दोस्तों बहुत ज़्यादा उस समय ये चर्चा में रहा कि बिहार को जो पैसा मिला अपने बजट में, जो उन्होंने प्रावधान किया था, अपने बजट का कितना % वो खर्च कर पाया, इस बात को वहाँ पर ये पूछना चाह रहे थे। तो लगभग 80% के आसपास वो केवल खर्च कर पाया था, 20% नहीं खर्च कर पाया। तो कहाँ है लगभग 80, तो यहाँ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी होगा। आगे देखें अगर हम लोग तो देखें 50 वाले में आपसे पूछा जा रहा है वही केंद्रीय बजट से पूछ लिया गया। केंद्रीय जो सेंट्रल बजट बनता है उसमें बिहार के लिए कितना प्रावधान किया गया है, बिहार की हिस्सेदारी का क्या प्रावधान था, वहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो लगभग 1.5 के आसपास है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास। तो 1,62,000 करोड़। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा, 50 का आपका बी। तो यूपी का अगर बात किया जाए तो यूपी में लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास था, 4.26 लाख करोड़। आगे देखें 51 में आपसे पूछ रहे हैं कि 16वें वित्त आयोग के तहत बिहार को वित्त वर्ष 2026-27 में कितनी कर हिस्सेदारी मिलेगी। तो कितनी कर हिस्सेदारी मिलेगी, जो जैसे जानते हैं जो वित्त आयोग जो होती है वो जो अपना जो कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो टैक्स वसूलती है अपना सेंट्रल का, तो उसमें राज्यों को हिस्सा देना पड़ता है। उसमें राज्यों की कुल हिस्सेदारी जो है वो 41% होती है। उस 41% राज्यों को जो कुल हिस्सा होता है उसमें बिहार को कितना मिला, यहाँ पर ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो 1.4 लाख करोड़। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यही बी वाला हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर आपको 52-50 अच्छा ज़्यादा हो गया। यहाँ पर जो BIPP 2025 की नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी कितनी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कितनी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है इसका मतलब, यानी बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स प्रमोशन पैकेज। तो यहाँ पर इसका ये सब्सिडी कितनी प्रदान की जाएगी, इसमें क्या 15%? तो नहीं, इसमें लगभग 25% नहीं 30% है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ये 30 हो जाएगा यहाँ पर, यानी पूंजीगत सब्सिडी कितनी प्रदान की जाएगी, 30%। तो कोई और है, एक प्रश्न और है, हम लोग इसको देख लेते हैं। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत प्रति 100 करोड़ निवेश पर कितनी भूमि टोकन पर दी जाएगी। तो यहाँ पर कितनी दी जाएगी, यहाँ पर तो 1 एकड़ भूमि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा।
तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो शुद्ध रूप से करंट अफेयर्स का था, और उसमें भी ज़्यादा शुद्ध रूप से देखें तो केवल बिहार से संबंधित था। तो ये हम लोगों ने बिहार से रिलेटेड जो मुख्य रूप से कोर बिहार का करंट अफेयर्स था उसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित घटनाएं लेकर आएंगे। फिर उसके बाद जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, जियोग्राफी से संबंधित, ऐसे हम लोग दोस्तों टॉपिक वाइज लेकर आएंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा धार लगाएंगे, और आप देखेंगे कि उससे आपका बहुत सारी चीज़ों में, सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत होगी। तो चले हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।